फिरोज, हम आपसे समझना चाहते हैं, मायूसी तो हुई है आम आदमी को, क्योंकि हमारे साथ आम जनता भी बैठी है। हमें जो लाखों करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनके मन में एक अदद आस जरूर होगी कि कुछ तो बदलाव होता, कुछ तो करो सरकार। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जैसे ही वित्त मंत्री जी ने कहा कि कोई टैक्स बदलाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में वो नहीं करना चाहती है, वैसे ही चेहरे पे मायूसी आ गई। क्या वजह हो सकती है? क्या सरकार के पास फिलहाल अभी स्कोप नहीं है, या वो थोड़ा और इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑलरेडी प्रमोट कर चुके थे? स्वाति जी, देखिए, एक कोई भी टैक्स पेयर को या आम नागरिक को एक एक्सपेक्टेशंस फेयर रखनी पड़ती हैं। अगर जो राइटिंग ऑन द वॉल है, अगर उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मायूसी जरूर होगी। अगर नई टैक्स की एक मेथड ईजाद कर दी गई और पुरानी मेथड्स में कोई और बदलाव करने की उम्मीद करना, आई थिंक वो गलत ही होगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि सब नई वाली मेथड में जाएं। अब काफी सारे गिफ्ट्स जो पुराने बजटों में मिले हैं, उसका प्रयोग काफी लोग नहीं करते। मैं काफी लोगों से मिलता हूं, HNI भी सेक्शन 112 की तहत जो 1 लाख की लिमिट है इक्विटी टैक्सेशन की, वो यूज नहीं करते। परिवार में 5 लोग हैं, कोई यूज नहीं करता, बट अगले बजट में वापस कोई और उम्मीद होती है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि उम्मीद आप रैशनल रखेंगे तो पूरी होगी। अगर आप देखते हैं कि मुझे 1000, 2000, 3000 का साल दर साल फायदा कितना हो जाए बजट में, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। बट आप देखें 93 डेज की टैक्स रिटर्न्स अगर 10 दिन की एवरेज पे आ गई हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। इट्स नॉट सच एन इजी टास्क टू ब्रिंग कंट्री की रिफंड्स को 93 डेज से 10 डेज पे लाना। पॉइंट 1। पॉइंट 2, छोटी लिटिगेशंस में आपके कितने खर्च होते हैं। वो 25,000 के नीचे के अमाउंट्स को 2009 के पहले वाले पूरे डिमांड्स को माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद के डिमांड्स 10,000 रुपए तक के माफ कर देना, इसमें कितने लोगों की मेहनत और जो एफर्ट लगता है वो बचेगा, ना कि सिर्फ 10 और 25,000। सो मेरा ये मानना है कि रैशनैलिटी इन टैक्सेशन रखनी जरूरी है। नई टैक्स रिजीम में आज भी 15 लाख तक कमाने के 12% से कम टैक्स लगती है। इंडिया में जो 2 लाख की पर कैपिटा इनकम है, 2-2.5 लाख की मैक्सिमम, वैसे देश में 6 गुना ज्यादा तक, 15 लाख तक आप अगर 11% की टैक्स देके छूट सकते हैं, अब इससे सस्ता क्या होगा। आप दूसरी कंट्रीज देख लें, टॉप 3 इकोनॉमीज में 30, 40, 50%। मैं फ्रांस जाता हूं हर साल एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में, तो वहां के फंड मैनेजरों से बात हो रही थी। वो कहते हैं कि मेरे कैपिटल गेन और सब टैक्स मिलू के 60% निकल जाता है। तो अब 11% से कम नहीं हो सकता। उम्मीदें वाजबी होंगी तो पूरी होंगी। तो उम्मीदें वाजबी रखेंगे तो खुशी मिलेगी, अगर इरैशनल रखेंगे तो दुख मिलेगा। बिल्कुल। फिरोज, आपकी भी राय लेना चाहूंगी, और पैनल पे मैं इनफैक्ट एक जनरल राय भी लेना चाहूंगी। सरकार क्या ये चाह रही है कि ओल्ड रेजिम पूरी तरह खत्म कर दी जाए? क्या ये पॉसिबल वाकई है कि इतने सारे लोग जो कि बेनिफिट ले रहे हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया, न्यू टैक्स रेजिम में जाना इतना आसान है? फिरोज, आई थिंक काफी आसान है न्यू टैक्स रेजिम में जाना। ऑफ कोर्स एक इंसान को आदत पड़ी हुई है कि सेविंग्स करने के लिए मुझे एक मोटिवेशन चाहिए। बट अगर आप 15 लाख की सैलरी कमाते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में पूरे भी आप अपने कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसमें काफी सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर डेट इंडिया में जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं 740 लाख करोड़ में से ना के बराबर सेविंग्स हैं इक्विटी में। डायरेक्ट इक्विटी को भी देख लो और इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी देख लो। तो ये जो सेविंग मोटिवेटेड टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो इंसानों के पैसे डेट में ज्यादा लगा रहे हैं। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नई टैक्स रेजिम लेके जो पैसे आपके हाथ में आते हैं उसको वॉलंटरली डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो 3-4% की एक्स्ट्रा टैक्स देनी पड़ती है, बट हाथ में जो पैसा एक्स्ट्रा आता है उसको अगर आप ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते हैं तो इजीली मेकअप हो जाता है। अगर किसी ने आंकड़े ठीक से किए तो वो बहुत आसानी से निर्णय ले लेगा कि मैं नई रेजिम में ही जाऊंगा। अगर उसने आंकड़े एक्सेल शीट पे ना किए तो उसको हमेशा ये भ्रम रहेगा कि मैं बड़ी टैक्सें बचा रहा हूं इधर इन्वेस्ट करके। लोगों ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान खरीदे, उसके मैंने 3000 इंश्योरेंस पॉलिसीज की IRR कंपाउंडेड रिटर्न कैलकुलेट की, रिटर्न आई है 3% की। अगर वो पैसा हाथ में होता तो 15% पे ग्रो होता। और ये 2-3% की जो एक्स्ट्रा टैक्स के चक्कर में जो हम सेविंग कर देते हैं, उसमें लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। और मैं 10,000 परिवार की बात कर रहा हूं, 3000 पॉलिसीज उन्होंने अगर ये ना खरीदा होता तो उनके पास 400 करोड़ रुपया ज्यादा होता। वाकई ये हाथ में पैसा दो, आप ठीक से इन्वेस्ट करो। और अगर आपको लगता है कि आप उंगली पकड़ के ही चलेंगे, नहीं, इन्वेस्टमेंट की ड्राइवर सीट पे बैठना होगा। यस, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर हम NBFCs और बैंक्स देखें, अगर रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो देखें
और आप स्प्रेड्स देखें जिस रेट पे हाउसिंग लोन मिलता है और एमएसएमईज को पैसा मिलता है, उसमें भी 400 बिप्स का फर्क है। आई थिंक जो एनबीएफसीज हैं उनकी लेंडिंग फिर भी एमएसएमईज को ज्यादा होती है, बैंक्स की थोड़ी ज्यादा टफ होती है। तो ये जो स्प्रेड्स हैं वो काफी वाइड हैं और उसको कंप्रेस करने के लिए द बैंकिंग एंड द एनबीएफसी सेक्टर, स्पेशली द आरबीआई एज अ रेगुलेटर, हैज टू वर्क। बट ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आज अगर आप देखते हैं होम लोन की रेट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर जीसेक जितना है। एक इंसान होम लोन पे लोन लेता है तो 8% पे उसको मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड आज सुबह 7.2% पे था, तो कितनी स्प्रेड हो गई? 80 बेसिस पॉइंट की स्प्रेड हुई। तो बिजनेसेस को जब बोरो करने जाते हैं, जब फॉर एग्जांपल मैं अगर डिफरेंट एनबीएफसीज की देखूं तो 12, 13, 14% तक भी पैसा उनको उठाना पड़ता है, विच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन